अब जरा मुद्दे की बात पर आते हैं कि उत्पादन संभावना का मतलब क्या होता है। तुमसे मैं पूछता हूँ, तुम्हारे पास थोड़े बहुत संसाधन थे, काम करने के लिए तुम्हारी फैक्ट्री में मजदूर लगे हुए थे, तुम्हारे पास थोड़ा बहुत कच्चा माल था और एक दो मशीनें थी। वैसे तो तुम्हें मालूम होगा, पूरी अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं, है ना। क्या एक या दो वस्तुएं बनाते हैं? नहीं। अगर हम अपने एक छोटे से व्यक्ति की भी जरूरत को देखें, घर में देखें, तो घर में भी तुम देख सकते हो कितनी सारी जरूरत होती है। बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, पढ़ने के लिए टेबल चाहिए, सोने के लिए बेड चाहिए, टीवी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, एसी चाहिए, फैन चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए ना। लेकिन इतनी सारी वस्तुओं का तो उत्पादन हम पढ़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि अगर वस्तुओं का उत्पादन ही पढ़ते रहेंगे तो फिर तो अर्थशास्त्र क्यों पढ़ रहे हो, फिर तो ये पढ़ो उत्पादन। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ कितनी वस्तुओं को मानेंगे? दो वस्तुओं को। हम क्या मानकर चलेंगे कि एक उत्पादक कितनी वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है? दो वस्तुओं का। मैं भी जानता हूं हर उत्पादक दो वस्तुओं का तो उत्पादन करता नहीं है, और पूरी अर्थव्यवस्था में दो वस्तुओं का उत्पादन होता भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, लेकिन पढ़ाई की दृष्टि से सिर्फ हम कितनी वस्तुओं को कंसीडर करेंगे? दो वस्तुओं को। अब जरा देखो, उत्पादन के पास संसाधन है, और तुम्हें मालूम है संसाधन हमेशा कैसे होते हैं? सीमित। संसाधन की एक खासियत होती है कि संसाधन क्या होते हैं? दुर्लभ। और दुर्लभ मतलब सीमित होते हैं। मतलब अगर मेरे पास 100 संसाधन है तो 100 ही हैं, 100 से 110 नहीं हो सकते। अब देखो, मान लो एक उत्पादक है और वो दो तरह की वस्तुओं का उत्पादन करता है, ए और बी। एक उत्पादक है, दो तरह की वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, जिसको मैंने क्या नेम दे दिया है? ए और बी। कोई सी भी वस्तुएं हो सकती है, उसकी मर्जी। ठीक है, मान लो उसने अपने सारे संसाधन कहां पर लगाए? ए पर। और ए की कितनी इकाइयां बना ली? 100। क्लियर हुआ? अपने सारे संसाधन ए पर लगा दिए, पहली वस्तु पर लगा दिए, और दूसरी वस्तुओं की क्या कुछ इकाइयां बनेंगी? जब उस बंदे ने सारे संसाधन ए पर लगा रखे हैं, बी पर कोई संसाधन लगाया ही नहीं है, ना तो उसने लकड़ी का इस्तेमाल करा, ना ही मशीन पर कोई काम करा, ना ही कोई कर्मचारी लगाया, बी पर कुछ नहीं लगाया, तो बताओ वस्तु बी का क्या कुछ उत्पादन होगा? नहीं। बी का उत्पादन कितना होगा? 0। ठीक है, अब उसने देखा कि बाजार में सिर्फ ए वस्तु नहीं बिकती, बाजार में बी वस्तु भी बिकती है। अब उसके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना इस साल बी का भी उत्पादन किया जाए, है ना। हर साल वो क्या करता था? केवल ए वस्तुओं का उत्पादन करता था, लेकिन इस साल उसने फैसला लिया है कि वो बी वस्तु को भी बनाएगा। पहले तो बी वस्तुओं की कितनी इकाइयां बन रही थी? 0, मतलब कुछ भी इकाइयां नहीं बन रही थी। लेकिन अब वो चाहता है बी को थोड़ा सा बनाना। अब देखो बोर्ड पे, अगर उसने सारे संसाधन यहाँ पर लगा रखे हैं तो सिर्फ इसी चीज का उत्पादन हो रहा था, उसका बिल्कुल भी उत्पादन नहीं हो रहा है। लेकिन अब वो चाहता है बी को बनाना, तो बताओ बी को बनाने के लिए उसे कुछ संसाधन यहां से हटाकर कहाँ लगाने होंगे? यहाँ पर लगाने होंगे ना। भाई उत्पादन क्या कहने से हो जाएगा? नहीं, तुम्हें अपने संसाधन लगाने पड़ेंगे, मशीन लगानी पड़ेगी, मजदूर लगाने पड़ेंगे, कच्चा माल लगाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें जो तुम्हें यहाँ से हटाकर कहाँ लगानी पड़ेंगी? वहां पर। मान लो तुमने पहली बार में 10 इकाइयों का उत्पादन किया, मुझे बताओ क्या इसकी अभी भी 100 इकाइयां ही बनेंगी? तुमने संसाधन कम करे थे ना यहाँ से, पहले सारे संसाधन यहाँ पर लगा रखे थे, लेकिन दूसरी बार में क्या करा तुमने? कुछ संसाधन हटाकर यहाँ लगा दिए। अब यहाँ पर कुछ इकाइयां कम हो जाएंगी, मैं ये तो नहीं कह रहा कि 0 हो जाएंगी, लेकिन कुछ कम हो जाएंगी, और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कितनी कम होंगी। और 12th क्लास में इस बात की टेंशन भी नहीं है कि तुम्हें कितनी कम करनी है। बस इतना जरूर करना कि एक की बढ़ा रहे हो ना, तो दूसरे की तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? कम। कम क्यों? क्योंकि संसाधन कैसे हैं? सीमित। यहां से हटाकर वहां पर लगाए गए, तो इसकी कुछ इकाइयां क्या हो चुकी हैं? कम। कितनी रह गई हैं? 80। इसको ये बात पसंद आई, इसने देखा यार मार्केट के अंदर
बी ज्यादा बिकता है, ए कम बिकता है। इसने देखा वस्तु बी बहुत बिकती है और ज्यादा फायदा होता है, और वस्तु ए कम बिकती है। इसके दिमाग में फिर से घंटी बजी। इसने सोचा यार नहीं, 10 इकाइयां नहीं, इस बार तो मैं 20 इकाइयां बनाऊंगा। इसने तुरंत क्या कर दी, 20 इकाइयां कर दी। फिर इसके दिमाग में बात आई, अब मुझे बताओ, इसने 10 से 20 इकाइयां कर तो दी हैं, क्या कहने से हो जाती हैं? नहीं, क्या लगाने पड़ते हैं? संसाधन। और वो ये संसाधन कहां से हटाकर लगा रहा है बार बार? यहां से हटाकर। क्या इसकी अभी भी 80 इकाइयां बची रहेंगी? अब 80 इकाइयां नहीं बची हैं, अब और कम हो गई हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि कितनी कम होंगी, 10 कम या 20 कम या 40 कम, बट इतना जरूर यकीन है कि कम होंगी। तो अपनी मर्जी से मैं रफली 50 ले लिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इसने देखा पूरे बाजार में जितनी भी ये बी की इकाइयां बनाता है ना, जितना भी ये वस्तु बी का उत्पादन करता है, सारा बिक जाता है, सारा का सारा। इसकी एक भी वस्तु बचती ही नहीं है, सारी वस्तुएं बिक जाती हैं बी की बनी हुई। ठीक है, लेकिन ए का कुछ ना कुछ बच जाता है हर साल। तो इसने फैसला लिया कि अब मैं ए बनाया ही नहीं करूंगा, अब मैं केवल कौन सी वस्तुएं बनाया करूंगा? बी। इसने सारे संसाधन लगा दिए बी पर, और बी की इकाइयां तैयार हो गई 50 मैक्सिमम। सारे संसाधन कहां पर? इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बोल रहा हूं, सारे संसाधन। सारे संसाधन ए से हटाकर कहां पर लगा दिए? बी पर, और बी की कितनी इकाइयां हो गई? 50। अब जरा गौर करो, जब इस बंदे ने सारे संसाधन बी पर लगा दिए हैं, जितने भी इसके पास संसाधन थे सारे संसाधन हटाकर बी के पास लगा दिए हैं, तो क्या ए का कुछ उत्पादन होगा या नहीं होगा? बताओ, ए पर क्या इसने अब कोई संसाधन लगा रखा है? नहीं, सारे संसाधन इसने बी पर लगा दिए। ए का उत्पादन क्या हो गया? 0। ए का उत्पादन क्या हो गया? 0। तो देखो, अब उसके उत्पादन करने की कितनी सारी संभावना हो गई। पहला संयोग क्या हो गया? पहली वस्तु की इकाई 100, दूसरे की 0, पहला संयोग। दूसरा संयोग क्या हो गया? पहली वस्तु की इकाई 80, दूसरे की 10। तीसरा संयोग क्या हुआ? 50 पे 20। और चौथा संयोग और आखिरी संयोग क्या हुआ? 0 पे 50। तो ध्यान रखना, ये उसके उत्पादन की संभावना है। अगर उसने वस्तु ए की 100 इकाइयां बनाई तो बी की 0 बनाएगा। अगर उसने वस्तु ए की 80 इकाइयां बनाई तो बी की 10 बनाएगा। अगर उसने वस्तु ए की 50 इकाइयां बनाई तो वह वस्तु बी की 20 इकाइयां बनाएगा। तो बताओ, ये उसके उत्पादन करने की अलग अलग संभावना ही तो है। बनाएगा तो एक समय पर एक ही संभावना, ऐसा थोड़ी ना है ये कॉम्बिनेशन भी ले लेगा, ये वाला भी, ये वाला नहीं, ऐसा नहीं होता। एक समय में एक ही संयोग बना पाएगा वो एक साल। अगर वो इस संयोग पर काम करता है तो उसे बी की 10 बनानी पड़ेंगी और ए की 80 बनानी पड़ेंगी, है ना? तो ध्यान रखना, जब हम उत्पादन की, ये उत्पादन की क्या मानी जाएंगी? संभावनाएं। जितने भी ये संयोग दिखाए गए हैं ना, ये सारे संयोग किसको दर्शाते हैं? उत्पादन को, कि एक उत्पादक अपने संसाधनों से किस किस चीज का उत्पादन कर सकता है। तो अगर मैं इन संभावनाओं को रेखा चित्र में बना दूं तो वो वक्र कहलाता है, उत्पादन संभावना वक्र। नाम से ही पता चल रहा है। देखो, एक ऐसा वक्र जो उत्पादन की संभावनाओं को दर्शाता है, एक ऐसा वक्र जो उत्पादन की अलग अलग संभावनाओं को दर्शाता है, लेकिन कितने वस्तुओं की? 2 वस्तुओं की। ठीक है, तो उत्पादन की जितनी भी संभावनाएं होती हैं, अगर उनसे हम ग्राफ बना दें तो वो वक्र क्या कहलाता है? उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? उत्पादन संभावना सीमा। अब सीमा क्यों बोला जाता है? सीमा का मतलब ये है कि वो इस सीमा से पार नहीं जा सकता। क्या वो इससे ज्यादा उत्पादन कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपने सारे संसाधन लगा दिए। सारे संसाधन लगाने के बाद संभावना बनी है। अगर तुम कहते हो थोड़ा और बना लो, नहीं, अब नहीं बना सकता, क्योंकि अब उसके पास क्या नहीं बचे? संसाधन।
अब उसने अपने सारे संसाधन लगा दिए और अब उसके पास बिल्कुल भी संसाधन नहीं बचे हैं, उसके पास पूंजी नहीं बची है, उसके पास मजदूर नहीं बचे हैं, उसके पास मशीनें नहीं बची हैं, सारे संसाधन उस बेचारे ने दांव पर लगा दिए। ठीक है, अब वो और प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि ये तो उत्पादन संभावना की क्या होती है, सीमा, वो इस सीमा से पार नहीं जा सकता है। तो पहले तो हेडिंग डाल देना और पहले पीपीसी की डेफिनेशन लिखनी है फर्स्ट पॉइंट में, और उम्मीद है पीपीसी की डेफिनेशन तुम्हें अब थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। खैर अभी तो ये टॉपिक चलता रहेगा, जब तक पूरा नहीं होएगा तब तक तुम्हें इसके बारे में बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी। बहुत इजी टॉपिक है अगर ध्यान से समझोगे तो लिखो पीपीसी की एक छोटी सी डेफिनेशन। उत्पादन संभावना वक्र उसे कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र उसे कहते हैं जो दो वस्तुओं की ऐसी संभावनाओं को दर्शाता है, जो दो वस्तुओं की, ध्यान रखना दो वस्तुओं की। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर रियल में तो बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं को कैसे देखें। ठीक है, तो ध्यान रखना हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम वहां पर जाकर उत्पादन नहीं कर रहे हैं। तो पढ़ाई की दृष्टि से हम केवल कितनी, और सीधी सी बात है अगर इतनी सारी वस्तुओं का ही बनाना होता तो क्या मैं यहाँ पर दो वस्तुओं का बनाता, फिर नहीं। ठीक है, तो इतनी सारी वस्तुओं के लिए काम नहीं हो सकता है। पीपीसी सिर्फ कितनी वस्तुओं को दिखाता है, दो वस्तुओं को। ऐसे ही एक चैप्टर 3 आएगा, वहां पर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अनादिमान वक्र। अनादिमान वक्र भी दो वस्तुओं के लिए काम करता है, इस बात का ध्यान रखना। अनादिमान वक्र भी दो वस्तुओं के लिए काम करता है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र उसे कहते हैं जो दो वस्तुओं की ऐसी संभावनाओं को दर्शाता है, जो दो वस्तुओं की ऐसी संभावनाओं को दर्शाता है। बताओ कैसी संभावनाओं को, जिसे एक उत्पादक उत्पादित कर सकता है या नहीं कर सकता है। बिल्कुल भाई कर सकता है, ये वो संभावनाएं हैं जो उसने अपने संसाधनों से प्राप्त करी हैं, जिन्हें वो बना सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बना सकता। तुम कहते हो कि कम बनाओ, कम बना लेंगे, तुम कहते हो इतना बनाओ, इतना बना लेंगे, लेकिन तुम कहते हो इससे ज्यादा बनाओ, नहीं भाई मैंने अपना सारा पैसा लगा दिया है, सारे संसाधन लगा दिए, सब कुछ लगा दिया। ठीक है, अब मैं इससे ज्यादा नहीं बना सकता, ये मेरी उत्पादन संभावना सीमा है, मैं सीमा से पार गया तो पार हो जाऊंगा, फिर तो वो काम मैं नहीं कर सकता। संभावनाओं को दर्शाता है जिसे एक उत्पादक, जिसे एक उत्पादक उत्पादित कर सकता है, जिसे एक उत्पादक उत्पादित, बोर्ड पे लिखा हुआ है उत्पादित, उत्पादित कर सकता है। उत्पादित मतलब उत्पादन कर सकता है। अगर एक उत्पादक इन संभावनाओं को बना सकता है तभी ये संभावना क्या कहलाती है, उत्पादन संभावना। ठीक है, उत्पादक उत्पादित कर सकता है। अब एक नोट लिखो, ध्यान रखना इसके और भी कई नाम होते हैं, दो नाम तो खैर मैंने लिख ही दिए, उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना सीमा। ठीक है, एक दो नाम और हैं वो नोट में लिख लो। कई बार क्या होता है पेपर में इस नाम से आता है तो बच्चे सोचते हैं कि यार ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा नहीं, जबकि चीज वही होती है, नाम डिफरेंट होता है, तो वो नाम लिख लो नोट के अंदर। लेकिन डेफिनेशन के नीचे एक नोट लिखो, नोट के आगे लिखो इसे उत्पादन संभावना सीमा, इसे उत्पादन संभावना सीमा या रूपांतरण रेखा, रूपांतरण रेखा या रूपांतरण वक्र, रूपांतरण रेखा या
रूपांतरण वक्र भी कहा जाता है। बोर्ड पे लिखा हुआ है रूपांतरण, रूपांतरण वक्र या रूपांतरण रेखा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, मैंने ये तो बता दिया कि इसको उत्पादन संभावना सीमा क्यों कहते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि इसको रूपांतरण रेखा क्या क्यों कहते हैं और रूपांतरण का मतलब क्या होता है। तो ध्यान रखना, इसका टॉपिक अभी आएगा थोड़ी देर में और तब तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा कि इस वक्र को रूपांतरण शब्द क्यों बोला जाता है, क्यों इसको रूपांतरण का नाम दिया गया है, और इसका मतलब भी मैं तभी बताऊंगा, तब आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पॉइंट में एक तो डेफिनेशन लिखी है पीपीसी की, बोर्ड पे देखो फर्स्ट पॉइंट में हमने पीपीसी की डेफिनेशन लिखी है, फिर एक नोट लिखा है, नोट हो गया है बंद। ठीक है, नंबर 1 में डेफिनेशन लिखी थी, अब नंबर 2 में लिखो जो मैं लिखवा रहा हूं। अब लिखो नंबर 2 में, नोट बंद हो चुका है, नोट का काम खत्म, अब नंबर 2 में लिखो। देखो ये जो मैंने उत्पादन संभावना वक्र बनवाया पढ़ाया है ना, और अभी जो टेबल बनवाई थी, हालांकि वो जो टेबल मैंने बनाई थी वो रफ टेबल थी, ठीक है, मतलब मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर रखी थी, लेकिन एग्जैक्ट टेबल क्या है वो मैं अब बनवाऊंगा। पहले एक लाइन लिखो नंबर 2 के अंदर, लिखो नंबर 2 में, उत्पादन संभावना वक्र को निम्नलिखित तालिका की सहायता से, उत्पादन संभावना वक्र को निम्नलिखित तालिका की सहायता से, निम्नलिखित तालिका की सहायता से, निम्नलिखित तालिका की सहायता से समझा जा सकता है, निम्नलिखित तालिका की सहायता से समझा जा सकता है। तो देखो अब हम उत्पादन संभावना वक्र के लिए एक तालिका बनाएंगे और फिर जो उसके अलग अलग संयोग होते हैं उनको हम रेखा चित्र में बनाएंगे। तो अब हम तालिका बनाते हैं। दो वस्तुएं हमें लेनी है, ठीक है। एक वस्तु ले लो जैसा कि तुम्हारी बुक में दे रखा है गेहूं, ठीक है। कोई सी भी दो वस्तुएं ले सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि गेहूं की ही लेनी है, ठीक है। कोई सी भी दो वस्तुएं तुम ले सकते हो। इसमें ले रखा है गेहूं और दूसरी वस्तु है चावल, ठीक है, मतलब व्हीट और राइस। और देखो उस बंदे ने पहले अपने सारे संसाधन किस पर लगा रखे थे, गेहूं के उत्पादन पर, सारे संसाधन गेहूं के उत्पादन पर लगाए और उसकी कितनी इकाइयां बना ली, 100 इकाइयां। मतलब यहाँ पर इकाइयों का मतलब यहाँ पर ये है टन, मतलब 100 लाख टन उसने किस चीज का उत्पादन करा, गेहूं का। जब उसने सारे संसाधन गेहूं पर लगा रखे, अपना सारा पैसा गेहूं पर लगा दिया, चावल पर कुछ नहीं लगाया, चावल के उत्पादन पर उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तो क्या चावल का उत्पादन हो पाएगा? नहीं, 0, ठीक है। अब इसके मन में आया क्यों ना चावल का उत्पादन थोड़ा सा बढ़ाया जाए। इसने क्या करा, चावल का उत्पादन 10 लाख टन बढ़ाया। और ये तो वो तभी बढ़ा सकता है जब उसे क्या करना पड़ेगा, उसे गेहूं का उत्पादन क्या करना पड़ेगा, कम, तभी तो बढ़ा पाएगा। हमेशा ध्यान रखना संसाधन हमारे पास सीमित हैं, हम यहां से संसाधन हटाकर वहां पर लगाएंगे और जब संसाधन यहां से हटाए जाएंगे तो यहाँ का कुछ उत्पादन कम हो जाएगा और मान लो अब रह गया है 90। इसी तरह से चावल का बढ़ता जाएगा, गेहूं का कम होता जाएगा, ठीक है। तो देखो 70 और यहां पर हो गया सिर्फ, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, 10 से पहले था 10, अब उसने कर दिया 20 और इसका हो गया 70, ठीक है। इसने और बढ़ाया 30, इसका और कम हो गया 40, इसने 40 कर दिया और इसका अब रह गया 0। बोर्ड पे देखो पहले संयोग का मतलब और दूसरे संयोग का मतलब क्या है। देखो पहले सारे संसाधन उसने गेहूं पर लगा रखे थे, तो सिर्फ किस चीज का उत्पादन हो रहा था, गेहूं का, चावल का उत्पादन नहीं हो रहा था। मतलब पहले सारे संसाधन जब गेहूं पर लगाए थे तो जाहिर सी बात है किसका उत्पादन होगा, सिर्फ गेहूं का ही उत्पादन होगा, ठीक है।
लेकिन देखो जो आखिरी वाला संयोग है, उस आखिरी वाले संयोग में इस बंदे ने अपने सारे संसाधन कहां पर लगा रखे हैं? चावल पर। तो सिर्फ किसका उत्पादन हो रहा है? चावल का। क्या गेहूं का उत्पादन हो रहा है? नहीं। गेहूं का उत्पादन क्या हो रहा है? शून्य। मतलब लास्ट वाले संयोग में सिर्फ किस चीज का उत्पादन किया जा रहा है? चावल का। तो देखो पहले वाले संयोग से आखिरी वाले संयोग में, पहले वाले संयोग में सिर्फ गेहूं बनाए जाते हैं और आखिरी वाले संयोग में सिर्फ क्या बनाया जाता है? चावल। तो उसने अपने गेहूं को किस में कन्वर्ट कर दिया? अपने गेहूं के उत्पादन को उसने किस में परिवर्तित कर दिया है? चावल में। इसलिए इस तरह की संभावना को ये भी कहते हैं रूपांतरण वक्र। तुम्हें बताया था ना मैंने, एक शब्द आएगा रूपांतरण, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि इसको रूपांतरण वक्र क्यों कहते हैं। रूपांतरण का मतलब है इसने गेहूं के उत्पादन को रूपांतरित कर दिया है। रूपांतरित का मतलब होता है परिवर्तित करना। गेहूं के उत्पादन को किस में परिवर्तित कर दिया है? चावल में। और ऐसा उसने सिर्फ कैसे करा है? अपने संसाधनों की सहायता से। पहले सारे संसाधन गेहूं पर लगा रखे थे, अब सारे संसाधन कहां पर लगा दिए? लास्ट वाले में, चावल पर। और उसका गेहूं का उत्पादन रूपांतरित हो गया चावल में। इसलिए इन संयोगों को रूपांतरित वक्र भी कहते हैं। खैर, इन संयोगों को नाम दे दो। यहाँ पर एक कॉलम तुम्हें और बनाना है संयोग। तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन है? ए, बी, सी, डी और ई। बोर्ड पे देखो, पहले जब वो ए संयोग बना रहा था तब गेहूं की 100 इकाइयां बन रही थी, लेकिन जब वो ई संयोग बना रहा है तो ई संयोग में सिर्फ किसकी इकाइयां बन रही है? चावल की। मतलब उसने अपने गेहूं के उत्पादन को किस में परिवर्तित कर दिया? चावल में। और ऐसा हम कर सकते हैं और कोई सा भी उत्पादक कर सकता है। फर्क क्या है? हमें अपने संसाधन एक वस्तु से हटाकर दूसरी वस्तु में, दूसरी वस्तु से हटाकर तीसरी वस्तु में, तीसरी वस्तु से हटाकर चौथी वस्तु में लगाने होते हैं बस। और वो वस्तु क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ऐसा हम यूं ही नहीं करते अपनी मर्जी से। ऐसा हम करते हैं बाजार की स्थिति को देखकर कि बाजार में क्या बिक रहा है। हम वही बनाते हैं जो बाजार में बिकता है, अर्थात जिसकी बाजार में क्या होती है? मांग। तो ये बात तुम्हें पहले से मैंने बता दी थी अर्थव्यवस्था का जब टॉपिक कराया था। ठीक है, तो हमेशा एक उत्पादक उसी चीज का उत्पादन करता है जिसकी बाजार में क्या होती है? मांग। ठीक है, तो अब हम इस टेबल के लिए 2 लाइनें लिखेंगे, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। नोट के अंदर लिखना, पहले तो ये तालिका बना लो और तालिका बनाने के बाद नोट के अंदर ए पॉइंट लिखो, स्मॉल ए पॉइंट लिखो। मैं दोनों संयोगों के बारे में बताऊंगा, संयोग ए और संयोग ई। देखो बीच के संयोगों से ज्यादा मतलब नहीं है, मैं बीच के संयोगों का मतलब बता देता हूं। देखो, चावल की इकाइयां बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन चावल की इकाइयां तुम तभी तो बढ़ा सकते हो जब तुम्हें गेहूं की इकाइयों को क्या करना पड़ेगा? कम। ठीक है, तो लिखो संयोग ए के अनुसार, बोर्ड पे लिखा हुआ है संयोग ए के अनुसार, ए के अनुसार, बोर्ड पे संयोग ए लिखा हुआ है। संयोग ए के अनुसार उत्पादक ने अपने सारे संसाधन, उत्पादक ने अपने सारे संसाधन गेहूं पर लगाए हुए हैं। सारे संसाधन गेहूं पर लगाए हुए हैं। तुम बोर्ड पे देख सकते हो ना। देखो संयोग ए में केवल किस चीज का उत्पादन हो रहा है? गेहूं का। इसका मतलब उसने सारे संसाधन गेहूं पर लगा रखे हैं और चावल पर कोई संसाधन नहीं लगा रखा। संसाधन गेहूं पर लगाए हुए हैं और चावल पर कोई संसाधन नहीं लगाया है, और चावल पर कोई संसाधन नहीं लगाया है। क्योंकि चावल के संसाधन लगाता तो चावल की कुछ इकाइयां होती, लेकिन चावल की इकाइयां क्या है? शून्य। चावल पर कोई संसाधन नहीं लगाया है, इसलिए चावल की मात्रा शून्य है। इसलिए
चावल की मात्रा शून्य है। चावल की मात्रा क्या है? शून्य। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब लिखो नोट के अंदर ही बी पॉइंट। लेकिन संयोग ई को जरा गौर से देखो। संयोग ई, संयोग ई पर उसने सारे संसाधन कहां पर लगा रखे? चावल पर। तुम देख सकते हो गेहूं की इकाइयां कितनी है? शून्य। लेकिन चावल की इकाइयां कितनी है? 40। इसका मतलब ये हुआ कि उस बंदे ने सारे संसाधन चावल पर लगा दिए। ऐसा उसने क्यों किया होगा? वही हो सकता है बाजार में सिर्फ क्या बिकता हो? चावल। ऐसा हो सकता है ना? तो लिखो परंतु संयोग ई में, परंतु संयोग ई में सारे संसाधन, संयोग ई में सारे संसाधन चावल पर, सारे संसाधन चावल पर लगाए गए हैं। सारे संसाधन चावल पर लगाए गए हैं। गेहूं पर कोई संसाधन नहीं लगाया है। देखो क्या गेहूं का उत्पादन हो रहा है? नहीं। ठीक है, क्योंकि गेहूं पर कोई संसाधन ही नहीं लगाया। अब ऐसा थोड़ी ना है कि संसाधन भी नहीं लगाया और उत्पादन हो जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। जादू की बातें नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। गेहूं पर कोई संसाधन नहीं लगाया है, इसलिए गेहूं की मात्रा शून्य है। क्लियर हो रहा है ना? इसलिए गेहूं की मात्रा शून्य है। अब बोर्ड पे देखो, इसका मतलब क्या हुआ? अगर उत्पादक अपने ए संयोग से किस पर आता है? ई पर। अगर एक उत्पादक अपने ए संयोग से ई पर आता है तो देखो ए पर किस चीज का उत्पादन हो रहा था? गेहूं का। और ई पर किस चीज का उत्पादन हो रहा है? चावल का। इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादक ने अपने गेहूं के उत्पादन को किस में परिवर्तित कर दिया? चावल में। यहां से संसाधन हटाकर उसने कहां पर लगा दिए? चावल पर। इसलिए इन संयोगों की सहायता से जो वक्र बनता है ना, उसको रूपांतरित वक्र भी कहते हैं। उसने गेहूं के उत्पादन को किस में रूपांतरित कर दिया है? किस में परिवर्तित कर दिया है? चावल में। गेहूं, इसलिए गेहूं की मात्रा शून्य है। इसी में एक लाइन लिखो, लास्ट लाइन है बस। इसी में लिखना, बी पॉइंट के अंदर ही, नया पॉइंट मत बनाना। इसलिए गेहूं की मात्रा शून्य है, अर्थात लिखो, अर्थात जब एक उत्पादक संयोग ए से, जब एक उत्पादक संयोग ए से संयोग ई पर, देखो जब वो संयोग ए से कहां पर जाता है? संयोग ई पर। जब एक उत्पादक संयोग ए से संयोग ई पर आता है, संयोग ई पर आता है, तो वह अपनी वस्तु गेहूं को, तो वह अपनी वस्तु गेहूं को चावल में परिवर्तित कर देता है। चावल में परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित का मतलब है, मतलब पहले तो वो किस चीज का उत्पादन कर रहा था? गेहूं का। लेकिन संयोग ई पर उसका ये उत्पादन किस में बदल गया? चावल में। ऐसा वो यूं ही नहीं कर रहा है, बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कर रहा है। तो वह अपनी वस्तु गेहूं को चावल में परिवर्तित कर देता है। चावल में परिवर्तित करता है, मतलब कर देता है। और सिर्फ इसी वजह से ये वक्र भी क्या कहलाता है? रूपांतरित वक्र। तो तुम समझ गए ना कि उत्पादन संभावना वक्र को रूपांतरण वक्र भी क्यों कहते हैं। ठीक है, अब हम वक्र बनाएंगे। तो देखो जो ये संयोग लिखे हुए हैं ना, इन संयोगों के आधार पर हमें क्या बनाना है? वक्र। तो ये जो मैंने 2 पॉइंट लिखवाए, इसी के नीचे वक्र बना लेना। मेरे पास यहां पर स्पेस है, मैं इधर बना रहा हूं।
और तुमने इस तरह के डायग्राम बनाने का काम 11th क्लास में खूब सीखा है। नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं है, मैं हूं सिखाने के लिए। तो देखो ये हमारा होता है वाई एक्सिस और ये होता है एक्स एक्सिस, यहां पर होता है 0, ठीक है, मतलब ओरिजिन। और ध्यान रखना एक्स एक्सिस पर पहली वस्तु को दिखाया जाता है, वाई एक्सिस पर दूसरी वस्तु को दिखाया जाता है, ठीक है। तो देखो हमें ये तो नहीं पता कौन सी गुड वन है, मतलब कौन सी पहली वस्तु है कौन सी दूसरी। तो किसी भी एक वस्तु को यहां पर दिखा दो और किसी भी दूसरी वस्तु को यहां पर दिखा दो, डायग्राम हमेशा सही बनेगा, गारंटी है, ठीक है, हमेशा सही बनता है। तो देखो जैसा कि बुक में चावल को एक्स एक्सिस पर दिखाया गया है तो हम भी चावल को ही एक्स एक्सिस पर दिखाएंगे। खैर पहले देखो लिख लो, चलो यहाँ पे एक्स एक्सिस पर मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा, चावल, किसको दर्शाऊंगा, चावल को। तो यहां पर किसको दिखाया जाएगा, गेहूं को। क्लियर। अब देखो जो चावल की इकाइयां हैं वो 0 से लेकर 40 तक जा रही हैं, लेकिन गेहूं की इकाइयां तो 0 से लेकर 100 तक जा रही हैं। तो बढ़िया रहेगा कि चावल में मैं 40 तक ही ड्रॉ करूं और गेहूं में 100 तक ही करना पड़ेगा। तो ड्रॉ करते हैं, देखो पहले चावल के लिए 10, 20, 30, 40, ठीक है। वैसे तो उतना ही ड्रॉ करना चाहिए जितना कि हमारे पास पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर 50-60 तक ड्रॉ कर दोगे ना तो उसमें गलत बात नहीं है, करने को कर सकते हो, लेकिन वो यूजलेस है, उन्हें हम प्लॉट तो करेंगे नहीं। अब जरा गेहूं में देखो 0 से लेकर 100 तक जा रहा है, तो गेहूं के लिए वो ड्रॉ करते हैं। तो गेहूं के लिए 0 से 100 तक बना देते हैं, थोड़े कम कम गैप के बनाएंगे क्योंकि 100 तक बनाना है। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और लास्ट है 100। तो देखो बेशक कम कम गैप के बनाओ, लेकिन गैप हमेशा कैसा होना चाहिए, इक्वल, ठीक है। तो प्रॉपर तुम स्केल से मेजर कर सकते हो। अब ड्रॉ करते हैं बोर्ड पे। देखो पहला कॉम्बिनेशन अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, बोर्ड पे देखो चावल का 0 है, गेहूं का 100 है। क्लियर। चावल का, बोर्ड पे देखो चावल का 0, गेहूं का 100। देखते हैं उधर, बताओ चावल में 0 यहीं पर मिलेगा ना, गेहूं में 100 बिल्कुल ऊपर, पहला पॉइंट आ गया, ये बोल्ड कर दिया। अब अगला देखो, बोर्ड पे देखो चावल का 10, चावल में 10 और गेहूं में 90, तो बताओ थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना, ये आ गया पॉइंट। क्लियर। ऐसा काम तुमने 11th क्लास में खूब सीखा होगा, लेकिन अगर फिर भी इस तरह की प्लॉटिंग करने में दिक्कत होती है, मतलब यहाँ पर पॉइंट्स दिए जाते हैं और हमें यहाँ पर ग्राफ में कैसे प्लॉट करना है, तो मैं तुम लोगों को अलग से क्लास देकर समझा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पूछ सकते हो, पूछोगे तभी बताऊंगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। अब देखो चावल में 20, चावल में तो 20 है और गेहूं में 70, तो देखो चावल में 20 और गेहूं में 70, ये वाला पॉइंट आ गया। तो तुम प्रॉपर जब स्केल से मेजर करोगे ना तो बहुत अच्छे पॉइंट आते हैं। क्लियर। मेरे पास तो बोर्ड पे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन तुम पेंसिल से जब स्केल वगैरह से मेजर करके बनाओगे तो बढ़िया बनेगा। अब देखो चावल में 30, गेहूं में 100, गेहूं में 40, तो देखो चावल में 30 नीचे है, गेहूं में 40 ऊपर है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। और एक लास्ट पॉइंट है, चावल में 40 है और गेहूं में 0 है, तो ये यहीं पर आ गया। अब तुम इनको ज्वाइन कर सकते हो और ज्वाइन करने पर जो तुम्हें रफ डायग्राम मिलना चाहिए वो ऐसा मिलना चाहिए। तो देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि बोर्ड पर बनाया जा रहा है, लेकिन अगर तुम स्केल से पेंसिल की हेल्प से बनाओगे तो तुम्हें प्रॉपर शेप मिलेगी इस तरह की। और जितने भी कॉम्बिनेशन इसके ऊपर दिखाए जाते हैं, जितने भी संयोग इसके ऊपर दिखाए जाते हैं, इसका मतलब ये है कि एक उत्पादक ने अपने सारे संसाधन लगा दिए हैं और वो इन चीजों का उत्पादन कर सकता है। ध्यान से सुनना, एक उत्पादक ने अपने सारे संसाधन लगा दिए थे और वो इन संयोगों को बना सकता है, बस इन संयोगों को या फिर इनके ऊपर आने वाले कोई से भी संयोगों को बना सकता है। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं अगर कोई संयोग इससे कम है, यहां पर है कोई संयोग, तो मान लो ये 3 संयोग है,
क्या वो इन्हें बना सकता है? क्या वो इन संयोगों का उत्पादन कर सकता है? बिल्कुल। मुझे बताओ, क्या ये संयोग उससे कम नहीं है ना? इसमें तो तुम्हें कम संसाधन लगाने पड़ेंगे। एक बंदा कम संसाधन तो लगा सकता है, लेकिन ज्यादा संसाधन नहीं लगा सकता, क्योंकि ज्यादा लगाने के लिए होने भी तो चाहिए। कम तो वो लगा सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं लगा सकता। तो ध्यान रखना, कोई सा भी संयोग अगर इस साइड आता है या फिर उत्पादन संभावना वक्र के अंदर आता है, तो वो उन्हें तो उत्पादित कर सकता है। ऐसे संयोग जो उत्पादन संभावना वक्र के अंदर आते हैं या फिर उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर आते हैं, ऊपर का मतलब है इसके ऊपर आते हैं यहां पर, इन सब का वो उत्पादन कर पाएगा। लेकिन अगर कोई संयोग बाहर आ रहा है, मतलब दाईं तरफ आ रहा है, तो क्या वो इनका उत्पादन कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये उसकी उत्पादन संभावना सीमा से बाहर है। उसकी सीमा क्या थी? उसकी उत्पादन संभावना सीमा बस इतनी है। तुम बोलोगे इतना बनाओ, वो बना देगा। तुम बोलोगे इससे कम बनाओ, बना देगा। तुम बोलोगे इससे ज्यादा बनाओ, नहीं भाई, इससे ज्यादा वो नहीं बना सकता, क्योंकि वो बात उसकी सीमा से बाहर है। तुम संसाधन दे दो उसे, अगर तुम उसे 2-3 मशीनें और दे दो, 2-3 मजदूर और दे दो, थोड़ा सा पैसा दे दो, कच्चा माल दे दो, तब तो वो शायद बना दे। लेकिन उतने ही संसाधनों में तुम उससे कह रहे हो बनाने की, फिर तो वो नहीं बना पाएगा। ये उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, इससे ज्यादा वो उत्पादित नहीं कर सकता है। मतलब अगर कोई सा भी संयोग इस तरफ आता है, दाईं तरफ, तो ध्यान रखना ये संयोग कहलाते हैं अप्राप्य संयोग। अप्राप्य मतलब जिनको वह उत्पादित नहीं कर सकता है। और जितने भी संयोग इस साइड आते हैं, मतलब बाईं तरफ या पीपीसी के ऊपर आने वाले संयोग, ये सारे संयोग कहलाते हैं प्राप्य। प्राप्य का मतलब यहां पर सिंपल भाषा से समझो तो प्राप्य का मतलब है प्राप्त करने लायक। इन संयोगों को तो वह प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो उन संयोगों को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उतने संसाधन उस बेचारे के पास है ही नहीं। उसने अपना सारा पैसा लगा दिया, सारे संसाधन लगा दिए, और ऐसे संयोग नहीं बना पाएगा जो उसकी उत्पादन संभावना सीमा से बाहर है। क्लियर? तो अब हमें अगला हेडिंग डालना है जो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो देखो, ये जो मैंने 3 पॉइंट बाहर बनाए ना, तुम भी इसी तरह से 3 पॉइंट बाहर बना देना, और ये जो 3 पॉइंट अंदर बना है, इसी तरह से 3 पॉइंट अंदर बना देना, छोटे छोटे कहीं भी बना देना, जरूरी नहीं जैसे मैंने बनाया बिल्कुल वैसे ही बनाओ, ठीक है। और प्राप्य और अप्राप्य के बारे में लिखेंगे। ये लाइन बना के अप्राप्य मत लिख देना, ये तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया था ना, यहाँ पे एरो बना के लिखना है प्राप्य। बस 3 डॉट बाहर बना दो, 3 डॉट अंदर। बाहर वाले संयोग ऐसे संयोग है जिन्हें एक उत्पादक नहीं बना सकता है। अंदर वाले संयोग ऐसे संयोग है जिन्हें एक उत्पादक बना सकता है, ठीक है। तो अब तुम्हें अगला हेडिंग डालना है, प्राप्य तथा अप्राप्य। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल। बिल्कुल यही टॉपिक प्राप्य और अप्राप्य का तुम्हें चैप्टर 3 में भी मिलेगा, अनादिमान वक्र में। तुम देखोगे कि यहाँ की कुछ बातें उस वाले चैप्टर में कॉमन है। बातें कॉमन जरूर है, लेकिन फर्क है, ठीक है। दोनों बातों में बहुत फर्क है, वरना रिपीट तो वो खुद ही नहीं करते। अगर चैप्टर 1 की बातें और चैप्टर 3 की बातें बिल्कुल सेम होती तो वो खुद ही नहीं देते। डिफरेंट है, बट लॉजिक वही है। तो प्राप्य तथा अप्राप्य में लिखो सबसे नंबर 1 पहले हम पढ़ेंगे प्राप्य संयोग। तो लिखो फर्स्ट के अंदर पहले। तो मुझे बताओ प्राप्य संयोग कौन से संयोग होते हैं जिन्हें एक उत्पादक प्राप्त कर सकता है। प्राप्य को इस शब्द से ध्यान रखना, प्राप्त करना। जिन्हें एक उत्पादक उत्पादित कर सकता है, जिन्हें एक उत्पादक बना सकता है अपने संसाधनों से, जैसे कि इधर वाले है ना, जैसे कि इसके ऊपर वाले, लेकिन इसके बाहर वाले नहीं, ये नहीं कर पाएगा। तो लिखो प्राप्य संयोग में, लिखो प्राप्य संयोग उन्हें कहते हैं जिन्हें एक उत्पादक अपने संसाधनों द्वारा, प्राप्य संयोग उन्हें कहते हैं
जिन्हें एक उत्पादक अपने संसाधनों द्वारा उत्पादित कर सकता है। उत्पादित का मतलब होता है उत्पादन कर सकता है, जिन्हें वह बना सकता है। उत्पादित कर सकता है, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं उत्पादित करना, वैसे तो बहुत आसान शब्द है, बोर्ड पे लिखा हुआ है। जिन्हें एक उत्पादक अपने संसाधनों द्वारा उत्पादित कर सकता है, अर्थात वह सभी संयोग कौन कौन से, जो पीपीसी के अंदर आ रहे हैं और जो पीपीसी के ऊपर आ रहे। ऊपर का मतलब ये नहीं है वाले, कुछ बच्चों को लगता है पीपीसी के ऊपर मतलब ये वाले ऊपर लग रहे हैं, नहीं। पीपीसी के ऊपर आने का मतलब है जो पीपीसी के ऊपर ये आ रहे हैं, ये है ऊपर, तो वो तो बाहर है पीपीसी से। लिखो अर्थात वह सभी संयोग जो अर्थात वह सभी संयोग जो पीपीसी के भीतर या पीपीसी के ऊपर स्थित होते हैं। जो पीपीसी के भीतर, भीतर मतलब पीपीसी के अंदर, पीपीसी के भीतर या पीपीसी के ऊपर स्थित होते हैं। मतलब या तो पीपीसी के अंदर आने चाहिए या फिर पीपीसी के ऊपर आने चाहिए। इन संयोगों को तो एक उत्पादक बना पाएगा, वरना जो पीपीसी के बाहर आ रहा है उन्हें वो नहीं बना सकता। ऊपर स्थित होते हैं अर्थात, एक चीज और लिख लो बस लास्ट बची है, अर्थात पीपीसी के अंदर और पीपीसी के ऊपर वाले बिंदुओं को, अर्थात पीपीसी के अंदर, पीपीसी समझते हो ना, उत्पादन संभावना वक्र, अर्थात पीपीसी के अंदर और पीपीसी के ऊपर वाले बिंदुओं को, बिंदु मतलब संयोग, पीपीसी के ऊपर वाले बिंदुओं को प्राप्य संयोगों में शामिल किया जाता है। प्राप्य संयोगों में शामिल किया जाता है। प्राप्य संयोगों में शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखना, जो पीपीसी के ऊपर आते हैं या पीपीसी के अंदर, वो सारे संयोग होते हैं प्राप्य। अब लिखो नंबर 2, और नंबर 2 में तुम्हें मालूम है मैं कौन से संयोग लिखवाऊंगा, क्योंकि अप्राप्य ही बचा है तो उसमें बहुत बड़ी बात तो है नहीं। लिखो फिर सेकंड पॉइंट में लिखो, यदि कोई बिंदु उत्पादन की सीमा रेखा, उत्पादन की सीमा रेखा मतलब उत्पादन सीमा रेखा, ठीक है। यदि कोई बिंदु उत्पादन की सीमा रेखा से बाहर स्थित हो तो, बाहर स्थित मतलब तुम देख सकते हो बोर्ड पे, यदि कोई बिंदु उत्पादन की सीमा रेखा से बाहर स्थित हो तो सीमा रेखा से बाहर स्थित हो तो उसे अप्राप्य संयोग में शामिल किया जाएगा। तो उसे अप्राप्य संयोग में शामिल किया जाएगा, क्योंकि इनका उत्पादन, क्या इन संयोगों का उत्पादन किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि देखो बोर्ड पे देखो, अगर इन संयोगों को बनाना है ना तो मेरी उत्पादन संभावना सीमा ये होनी चाहिए, इसको बनाना है तो ये होनी चाहिए, लेकिन क्या ये मेरी उत्पादन सीमा रेखा है? नहीं, ये संयोग तो मेरी सीमा रेखा से
बाहर है। सीमा रेखा का मतलब क्या होता है? मान लो एक देश के बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर का मतलब क्या होता है कि बॉर्डर वहीं तक होता है जहां तक एक बंदा घूम सकता है, बस। बॉर्डर क्रॉस करने की बात कर रहे हो तो ये काम नहीं हो सकता, फिर तो परमिशन लेनी पड़ती है। तो वही बात यहां पर एक तरीके से मैंने सिर्फ लॉजिक दिया है, तो उसे अप्राप्य संयोग में शामिल किया जाएगा, क्योंकि इनका उत्पादन एक उत्पादक नहीं कर सकता है, क्योंकि इनका उत्पादन एक उत्पादक नहीं कर सकता है, एक उत्पादक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अभी तो हमने अर्थशास्त्र की शुरुआत करी है चैप्टर 1 में, और ये पहला कंसेप्ट आया है उत्पादन संभावना सीमा या उत्पादन संभावना वक्र। ऐसा वक्र जो दो वस्तुओं की उत्पादन को दिखाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोई सा भी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, कोई सा भी टॉपिक पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, चाहे वो फर्स्ट बुक हो चाहे सेकंड बुक हो, जैसे कि चैप्टर 2 में हम बात करेंगे उपभोक्ता संतुलन की, चैप्टर 4 में बात करेंगे, 5 में बात करेंगे मांग की, चैप्टर 7, 8, 6 में बात करेंगे पूर्ति की, और चैप्टर 11, 12 में बात करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। हर तरह का टॉपिक किसी ना किसी मान्यता पर आधारित होता है। अब तुम सोच रहे होंगे ये क्या चीज है मान्यता? ध्यान रखना, कुछ बातें हम खुद से मानकर चलते हैं, हम नहीं, मतलब अर्थशास्त्र के अंदर जितने भी टॉपिक बनाए गए उनको कुछ बातों के आधार पर बनाया गया है। जैसे कि तुम्हें मालूम है ना, किसी वस्तु का उत्पादन करना है तो उत्पादन करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, तकनीक चाहिए, ठीक है, संसाधन चाहिए। बिना संसाधन के, बिना तकनीक के कोई सा भी काम कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। मुझे बताओ, क्या जो तकनीक होती है, अगर मैं 1950s की बात करूं या 1947 की बात करूं, आज की तकनीक उन दिनों की तकनीक से एडवांस है, डेवलप है, या बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसी पहले थी? तुम्हारा आंसर होगा नहीं। आज की तकनीक काफी आधुनिक बन चुकी है, बहुत ही एडवांस हो चुकी है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो चुकी है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि तकनीक में परिवर्तन होता रहता है ना। नई नई तरह की टेक्नोलॉजी का विकास होता रहता है, नई नई तरह की मशीन्स बनती रहती है। लेकिन जब हम उत्पादन संभावना वक्र का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो इसकी पहली मान्यता यही है कि तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसने पहली मान्यता यही बताई। मान्यता का मतलब होता है उस चीज को खुद से मान लो। अगर तुम उसको खुद से मानोगे ना, तभी तुम टॉपिक पढ़ सकते हो, वरना टॉपिक नहीं पढ़ पाओगे। तो मान्यताओं का करना कुछ नहीं है तुम्हें, ना ही मान्यता के आधार पर कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, हमेशा पता है क्या दे देते हैं मान्यता से रिलेटेड? अगर क्वेश्चन आता भी है तो कैसे देते हैं? सीधे ही पूछेंगे उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता बताओ। तो दो मान्यता तो इसकी सारी है। ठीक है पहली मान्यता तो यही मानता है कि तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब देखो ये ऐसा क्यों मान रहा है, पता है तुम्हें? इसका सोचना जरूरी है। सोचो, अगर तकनीक में परिवर्तन होता रहेगा, बार बार परिवर्तन होता रहेगा, ठीक है, तो क्या उत्पादन की संभावना पे परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। आज जो मशीन है तुम्हारे पास 1 घंटे में 10 वस्तुएं बना पा रही है, क्या पता कल कोई ऐसी मशीन आ जाए एडवांस जो 1 घंटे में 100 वस्तुएं बना पाए। तो बताओ उत्पादन की संभावना बढ़ जाएगी ना। हमारे उत्पादन करने की जो शक्ति है, हमारे उत्पादन करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, है ना। लेकिन हम क्या मानकर चलते हैं कि उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरी मान्यता सुनो, दूसरी मान्यता ये है जो भी संसाधन दिए गए हमें, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कच्चा माल हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो भूमि हो, हर तरह के संसाधन का हम कैसा उपयोग करेंगे? कुशल उपयोग। कुशल मतलब पूरी तरह से उस संसाधन का इस्तेमाल कर लो, थोड़ा सा भी बेकार नहीं होना चाहिए। अब जरा सोच कर देखो रियल लाइफ में, क्या आज के समय में हर तरह के मजदूर को रोजगार मिला हुआ है? नहीं मिला हुआ।
तो दोनों मान्यताएं जितनी भी मान्यताएं मैं पढ़ाऊंगा पूरी इकोनॉमिक्स में, चाहे फर्स्ट बुक हो चाहे सेकंड बुक हो, उसको रियल में अप्लाई करोगे ना तो वो तुम्हें बिल्कुल गलत लगेगी और वाकई में गलत होती भी है, सच बात है ये। जब मैं तुम्हें माइक्रो का लास्ट चैप्टर कराऊंगा जो कि बाजार है, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पहली मान्यता हम क्या मान लेते हैं, उसकी पहली विशेषता क्या है कि वस्तु की कीमत एक समान रहती है। सोचो, क्या रियल में किसी भी वस्तु की कीमत एक समान रहती है? आज जो तुमने वस्तु 5 रुपए की खरीदी है, क्या 10 साल बाद भी 5 रुपए की रहेगी? नहीं। तो उसकी पहली विशेषता ही गलत हो गई। तो ध्यान रखना, जितनी भी मान्यताएं मैं पढ़ाऊंगा सब ऐसा लगेगा कि रियल में अप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन जो भी टॉपिक बनाया गया है कुछ मान्यता के आधारित पर बनाया गया है, और वो मान्यताएं तुम्हें सिर्फ पढ़नी है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होती है मान्यता को मानने में तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं क्लियर करूंगा। बस नोट के अंदर एक हेडिंग नहीं, नोट के अंदर बस एक पॉइंट लिखना है, लिखो नोट में, लिखो उत्पादन संभावना वक्र। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मान्यता के आधार पर सीधा ही क्वेश्चन आता है कि उत्पादन संभावना वक्र की दो मान्यताएं बताइए, बस हो गया, सीधा लिख दो जाके, छोटी छोटी मान्यताएं बस। उत्पादन संभावना वक्र की दो मान्यताएं हैं, बोर्ड पे लिख देता हूं मैं मान्यताएं। मान्यताएं का मतलब ये होता है कि तुम्हें इन दो बातों को खुद मानना पड़ेगा, मान्यताओं का मतलब ये है, ठीक है, मानो ना मानो मानना ही पड़ेगा। उत्पादन संभावना वक्र की दो मान्यताएं हैं। लिखो पहली, स्मॉल ए करके लिखना, पूरा बात नोट में ही चल रही है, लिखो नोट के अंदर ए पॉइंट लिखो, संसाधनों का, पहली मान्यता इसकी ये है कि जो भी हम संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो पूर्ण रूप से करें, बिल्कुल भी संसाधन बेकार ना रहे, और कुशल प्रयोग करें। कुशल का मतलब होता है बहुत अच्छे ढंग से, जिसमें भी किया जाए बहुत अच्छे ढंग से किया जाए, किसी भी संसाधन को बेकार मत होने दो। लिखो, संसाधन का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग होना चाहिए, संसाधन का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग होना चाहिए, संसाधनों का पूर्ण, मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, पूर्ण एवं कुशल। कुशल मतलब बेहतर तरीके से, अच्छे ढंग से, संसाधन का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग होना चाहिए। अब लिखो बी, दूसरी मान्यता। मैंने क्या बताया था, तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या रियल में ऐसा होता है? नहीं भाई। बेशक भारत में तरक्की धीरे धीरे होती है, विकास धीरे धीरे होता है, नई नई तकनीक धीरे धीरे आती है, लेकिन आती तो है। ये थोड़ी ना होता है कि तकनीक में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। आज की टेक्नोलॉजी देखो भारत के अंदर, और 1950s या 1990s की देखो, तो 10 सालों के अंदर 20 सालों के अंदर इतना परिवर्तन आ जाता है, लेकिन हम मानकर चल रहे हैं कि उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो लिखो बी, उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब जरा सोचो, उत्पादन की तकनीक में हमने तो मान लिया परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया तो, सोचो हो गया तो, अब अगर तकनीक में परिवर्तन हो रहा है, मान लो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत ही लेटेस्ट तरीके से टेक्नोलॉजी आई है, वो 1 घंटे में कितना ही प्रोडक्शन कर देती है। पहले वाली मशीन तो सारे दिन में इतना नहीं बना पाती थी जितना नई वाली मशीन 1 घंटे में बना देती है। तो बताओ, उत्पादन करने की क्षमता बढ़ जाती है ना, उत्पादन करने की क्षमता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखो, अब इस चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र का
खिसकाव। खिसकाव समझते हो, खिसकना कहते नहीं है, पीछे खिसक ले तो वो खिसक के आगे चला जाता है, खिसकाव। ठीक है। कहने का मतलब ये कि एक बंदे को मैंने ऐसा झटका दिया और वो खिसक के आगे चला गया। पहले वो यहां पर बैठा था और वो खिसक कर वहां पर चला गया, तो उसने अपना स्थान बदल लिया ना, हालांकि मैंने करवाया है, ठीक है, लेकिन स्थान तो बदल गया। तो खिसकाव का दूसरा मतलब ये भी होता है, स्थान परिवर्तन। तो दो टॉपिक, एक टॉपिक पढ़ना है हमें, उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव। मतलब उत्पादन संभावना वक्र खिसकता है। तो ध्यान रखना, बोर्ड पे देखो, मैंने तुम्हें बताया था ना रफली कि ये होता है उत्पादन संभावना वक्र। अब खिसकाव है, भाई खिसकाव है तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो बाईं तरफ खिसकेगा, है ना, या फिर दाईं तरफ खिसकेगा, है ना, दो ही बातें तो हो सकती हैं। या तो खिसकाव आगे की तरफ होगा या फिर खिसकाव पीछे की तरफ होगा। अब क्वेश्चन ये कब आगे की तरफ और कब पीछे की तरफ। तो ध्यान रखना, उत्पादन संभावना वक्र के अंदर जो खिसकाव होता है वो संसाधनों की वजह से हो सकता है। कैपिटल ए टॉपिक तुम्हें डालना है, संसाधनों का, सॉरी, संसाधनों में परिवर्तन। अगर, एक मिनट अभी बताता हूं मैं, पहला हेडिंग है संसाधनों में परिवर्तन। ठीक है, मान लो एक उत्पादक के पास पहले 10 मशीनें थी, 50 मजदूर थे, थोड़ा बहुत पैसा था, थोड़ा बहुत कच्चा माल था, उस बंदे ने कुछ उत्पादन कर लिया। मान लो उसकी उत्पादन संभावना ये थी, उसने इतना उत्पादन करा, उसकी संभावना क्या है, ये है। ठीक है, अब उसको मैंने क्या करा, 20 मशीनें दे दी, ठीक है, 100 मजदूर दे दिए, थोड़ा सा कच्चा माल और दे दिया और पैसा दे दिया। मुझे बताओ अब उसका उत्पादन ज्यादा होगा या कम होगा? बताओ, अब उसका उत्पादन ज्यादा होगा ना, क्योंकि मैंने सारा और सामान दिया है उसे। अब उसके उत्पादन करने की जो संभावना है, उसकी जो उत्पादन संभावना है वो बढ़ेगी या कम होगी? सोच कर देखना, मुझे ऐसा लगता है कि सबको पता चल गया होगा, ठीक है, कि उत्पादन संभावना बढ़ती है। तो ध्यान रखना, जब भी संसाधन बढ़ते हैं तो उत्पादन करने की जो क्षमता होती है, जो उत्पादन की संभावना होती है, वो बढ़ जाती है। तो देखो, अगर उत्पादन की संभावना बढ़ रही है तो बताओ मैं आगे की तरफ खिसकाऊंगा उत्पादन संभावना वक्र या पीछे की तरफ? तो ध्यान रखना, जब उत्पादन की संभावना बढ़ रही है तो बढ़ने का मतलब क्या है, देखो पहले वो इस वस्तु की x इकाई बना रहा था और इस वस्तु की y इकाई बना रहा था, अब बढ़ाना है ना, अब वो x से x1 पर आएगा या x2 पर चला जाएगा? बताओ, बढ़ाने का मतलब क्या होता है? बढ़ाने का मतलब है, आगे तुम्हें अच्छे से मालूम होगा, अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 रहा होगा, यहाँ पर 6 रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादन संभावना वक्र आगे की तरफ चला जाएगा। अगर संसाधनों में वृद्धि होगी तो उत्पादन की संभावना बढ़ेगी, और उत्पादन की संभावना बढ़ेगी तो उत्पादन संभावना वक्र कहां की तरफ खिसकेगा? राइटवर्ड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दाईं तरफ। कहां पर खिसक जाएगा उत्पादन संभावना वक्र? दाईं तरफ। लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है, हो सकता है अब उसके पास 5 मशीनें खराब हो गई हो, 20 मजदूरों ने काम छोड़ दिया हो और उसके पास इतना पैसा भी नहीं है और कच्चा माल भी खत्म हो रहा है। बताओ, उत्पादन कम हो जाएगा ना, मतलब उत्पादन की संभावना कम हो जाएगी। और अगर उत्पादन की संभावना कम होगी तो वो 4 से वापस किस पर आ जाएगा? 2 पर। देखो, संभावना बढ़ेगी तो 4 से जाएगा 6 पर, और उत्पादन की संभावना कम हो जाएगी तो 4 से आ जाएगा 2 पर। क्लियर हो गया? तो दो तरह से परिवर्तन होता है, या तो संसाधनों में वृद्धि होगी तो उत्पादन संभावना वक्र कहां पर खिसकेगा? दाईं तरफ। और संसाधनों में कमी होगी तो उत्पादन संभावना वक्र कहां पर खिसकेगा? बाईं तरफ। क्लियर?